गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो एक तो आज होमवर्क था हमारा, मीन्स बिल्टअप से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 याद आ रहा है? यस सर। आज से काम और करेंगे हम लोग। आपका जो मॉड्यूल है उसका होमवर्क मैं क्लास के बाद ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, कहां से कहां तक करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल हैबिचुअली करना चाहिए। मीन्स ये जो होमवर्क नॉर्मल होता है ना, मॉड्यूल है या एससीवी है या आयरोडो है, जब मैं आयरोडो भी लूंगा तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपको उनमें डाउट्स नहीं आने चाहिए, इस लेवल तक लाके छोड़ दूंगा। और ये एडवांटेज केवल होगा अगर हम चैप्टर के साथ पाथफाइंडर का बिल्टअप पूरा ईमानदारी से कर लें। दो तरीके हैं, कई क्वेश्चन आपसे होंगे, कई क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। जो हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए उनको डिस्कस किया जाए तो उस थॉट को सीखें, क्योंकि वो थॉट कई बार काम आ सकता है। So just first we take the homework from Pathfinder built up and then जैसे आज बात हुई थी, आज हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे डील करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। So क्वेश्चन नंबर 10, any doubt? No. क्वेश्चन नंबर 11? Yes, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12? अंकित, in question number 12, what does I mean here? Actually, आपने अपना मतलब नहीं बताया, बस टाइप किया मैसेज, what does I mean here? So मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, any doubt in question number 13? Yes sir, मैंने कहा था। सर 13। Yes, actually listen, ग्राफ के क्वेश्चंस की वैरायटी अनलिमिटेड है। नाउ वी हैव सीन अनदर वैरायटी हियर। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, ऑर्डिनेट पे जिस एक्सिस पे हमने v प्लॉट किया है उस एक्सिस की मार्किंग डिलीट हो गई है। ओनली वी नो वेयर इज जीरो, मीन्स वहां एक डिवीजन की वैल्यू क्या है दैट वी डोंट नो। वन मोर थिंग, ए रेजिस्टेंस वी हैव टू अकाउंट फॉर एंड व्हाट इज देयर। To study effect of air resistance, a rubber ball was shot vertically upwards from a spring gun. Means किसी बॉल को हमने vertically upward कोई velocity दे दी, तो अब चाहे resistance हो या ना हो, the ball will move up and come down. But what will happen in case of air resistance? Air resistance केस में क्या होगा, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों डाउनवर्ड एक्ट करेंगे, तो बॉल को कम हाइट पर और जल्दी स्टॉप कर देंगे एज कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस ना होता। एक बात ये हुई, और वेलोसिटी नॉन लीनियरली कम होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इसमें यह नहीं दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी या स्पीड की किस पावर पर डिपेंड करता है। सो वी कैन नॉट अज्यूम इट लीनियरली। जब तक ये मेंशन नहीं हो कि एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और समथिंग, वी कैन नॉट अज्यूम इट। सो एयर रेजिस्टेंस भी अननोन है। नाउ व्हेन इट कमिंग डाउन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, मींस नॉन लीनियरिटी डिक्रीज हो रही है, अपवर्ड दिया, ठीक है, उस नॉन लीनियरिटी को देखेंगे हाउ वी कैन ट्रीट इट, बट उसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही। बट एक स्ट्राइकिंग फीचर है, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव मींस बॉल विल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट्स कमिंग डाउन। लास्ट में आप देखिए वेलोसिटी इज बिकमिंग ए कांस्टेंट वैल्यू जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर रही है, एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट वैल्यू स्टिल वी कैन नॉट रीड, एंड वही कांस्टेंट वैल्यू हमको रीड करनी है और उसी को आंसर देना है। बट बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एक्वायरिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट इज हैपनिंग इन डाउनवर्ड मोशन। इन Sir, when mg is equal to the air resistance offered, then at that point its speed becomes constant. Yes, what बिल्कुल सही। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्पीड विल
go on increasing and resistance अब हो सकता है स्पीड पे डिपेंड करता है, पावर नहीं मालूम, but at some instant this air resistance will be equal to mg. So when F will become mg because स्पीड बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. तो जैसे ही जिस इंस्टेंट पे F mg इक्वल होगा उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा एंड नाउ इट विल एक्वायर ए कांस्टेंट वेलोसिटी. So after that this velocity v will become a constant and this velocity is called terminal velocity. रजिस्ट्री मोशन में जब फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये टर्म भी नाम याद आएगी. अब इट मींस यही टर्मिनल वेलोसिटी रीड करनी है हमको, बट देयर इज वन मोर थिंग. If you see the graph, we have one more thing about graph. Any curve can be assumed, or you can say more precisely, a sufficiently small segment of a curve can be assumed a straight line. So here the word is a sufficiently small. आप कोई भी कर्व ले लें, अगर उसके दो कंसेक्यूटिव पॉइंट इनफाइनटली क्लोज चूज करते हैं तो स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में ही होंगे. बट कई बार क्या होता है, आप कई सारे पॉइंट्स का एक सेट, एक सेगमेंट स्ट्रेट लाइन जैसा अपीयर होता है एंड द सेम थिंग अपीयरिंग हियर इन दिस ग्राफ. सी हियर व्हेन द बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, आई थिंक दैट इज टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. इज इट? अब 2 सेकेंड से हाफ सेकेंड पहले देखिए, हाफ सेकेंड बाद देखिए, जस्ट उतना सेगमेंट मीन्स इन बिटवीन. सी in the given graph, from t is equal to 1.5 to t is equal to 2.5. आप इतना भी ले सकते हैं, और अच्छा ये भी होगा t is equal to 1.5 to t equal to 2 और t equal to 2 to t is equal to 2.5. ये तीनों में से कोई सा भी सेगमेंट आप ग्राफ का देखें, इज इट अपीयरिंग अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन? यस सर. अगेन वन मोर थिंग, आप लोगों ने एरर पढ़ लिया है और आप जानते हैं कि नो मेजरमेंट कैन बी एरर फ्री. क्या दुनिया में कोई भी मेजरमेंट एरर फ्री हो सकता है? No, sir. अगेन ग्राफ is prepared from experiment. कि बॉल को ऊपर फेंका गया था, उन रीडिंग्स को लेके ग्राफ प्रिपेयर किया गया है. तो दिस कैन नॉट बी वेरी मच एक्यूरेट. वन थिंग, ये किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को डिड्यूस करके नहीं प्लॉट किया गया है, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. तो उस अप्रोक्सीमेशन में इतना पोर्शन ठीक है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन से बहुत थोड़ा सा डेविएट किया हो, बट आपके आईज उसको स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे. Are you sure these segments are straight line? Yes, sir. Again, one more thing. At t equal to 2, velocity is 0. The ball is at highest point. You agree with this? Yes. Again, when velocity is 0, so at t equal to 2 and in the neighborhood, v is so small, v इतना छोटा होगा कि हम एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. वी कैन नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस
as compared to gravity. Compared to gravity. यहां ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी का फोर्स. नाउ जस्ट सी, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? No, sir. अब No, sir. बेटा अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना. इट मीन्स 2 सेकेंड के आसपास केवल ग्रेविटी लग रहा है तो वीटी ग्राफ का स्लोप जी के इक्वल होगा. क्या आपको आइडिया लग रहा है आंसर का? Yes, sir. तो शुड आई फाइंड आंसर या हो गया? मैं आंसर निकाल के बता दूं या आप लोगों को समझ में आ गया? एनी रिस्पॉन्स? आप लोग, चलो आंसर निकाल देता हूं. अब देखिए t इज इक्वल टू 1.5 से आप 2 के बीच में लें तो जो एक छोटा डिवीजन वेलोसिटी एक्सिस पे डेल्टा v अपॉन 0.5. सो व्हाट यू कैन टेक हियर, सपोज मैंने ये इंटरवल लिया, दिस इंटरवल. सो व्हाट यू गेट हियर, डेल्टा v अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 10. सो डेल्टा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो ऑर्डिनेट पे है ना उसकी a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड. तो आप जो टर्मिनल वेलोसिटी में देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन 5 आ रहे हैं. सो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू गॉट इट? Yes, sir. Again just see, this is I think a very new idea for you. आपने ऐसा कभी ग्राफ का यूज शायद नहीं देखा होगा. Yes, sir. अब देखिए कहां से हम अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे उस बात पे ध्यान दें. देखो कोर्स तो हमें पूरा कवर करना है तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एवरी टाइम हर बात मैं ऐसी बोलूं जो कि आप नहीं जानते हो पहले से. तो हम जो जानते हैं उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि कोर्स हमें एक लाइन से लेके चलना है. बट एवरी डे यू विल फाइंड एटलीस्ट वन थिंग लाइक दैट. और यही आपका एनरिचमेंट है. एक्चुअली याद करो बेटा कि हम एग्जाम में या कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस 2 कारणों से करते हैं. एक तो हमारे माइंड में कितने डिसीजन बैंक हैं. मेरी बात ध्यान सुना, डिसीजन बैंक मतलब इस केस में ऐसा हो तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा हो तो वैसा कर देंगे. ऐसे डिसीजन बैंक कितने हैं. फिर कोई सिचुएशन नई आ गई तो उसमें हम डिसीजन ले लें. अभी तक जो मैं बाकी चाहे आरिडो देखूं या एससी वर्मा देखूं या अपने कहीं के मॉड्यूल, वो सारे उस बेस पर बेस्ड हैं कि हमने बच्चों को बहुत सारे डिसीजन बैंक बता दिए. अब उन्हीं डिसीजन को हम इधर उधर करके यूज कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू पुट न्यू डिसीजन. एक्चुअली नए सिचुएशन आ गई उसमें मेरे स्टूडेंट कैसे डिसीजन लेंगे वो आप यहां से सीखेंगे. अब आप सोच सकते हैं सर ऐसा तो आप बार बार बताते जाएंगे तो हम कैसे. एक्चुअली नई सिचुएशन डिकोड करते करते मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं केवल काइनेमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए. उसके बाद जैसे आप न्यूटन्स लॉ में जाएंगे ना तो वहां जो नई सिचुएशन जो आपने नहीं सीखी होगी उसमें से कई में आपका दिमाग चलेगा, इस टाइप से डिसीजन लेने लग जाएंगे. और न्यूटन्स लॉ कंप्लीट होते होते वर्क एनर्जी आते आते आप ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रॉब्लम्स में डिसीजन लेने लग जाएंगे. नई सिचुएशन जो आपने कहीं नहीं देखी होगी. और यही मेरी स्टेप मतलब यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं. एक चीज और वो ये कि आईआईटी एग्जाम में नए क्वेश्चन कैसे ट्रीट करेंगे. तो उसके पीछे मैं 2 फिलॉसफी पे चलता हूं. एक तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं इतनी सारी नई सिचुएशन सिखा दूं जैसे ये है जो लोगों ने नहीं सोची हो. देखता हूं आईआईटी के एग्जामिनर कितना आगे जाता है. एंड आई एम श्योर. अब देखिए मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कह सकता. You can even last year 2 problems from this book were straightforwardly IIT exam में आई है. And why this book is kept unsolved because मुझे मालूम है IITs जो क्वेश्चन कहीं से लेते हैं वो हमेशा अनसोल्व क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को सॉल्व नहीं पब्लिश किया. So
that is what in this way will become enriched in decision bank, और साथ साथ धीरे धीरे आप नई सिचुएशन में डिसीजन लेना सीखेंगे। ये तो बात होमवर्क की थी। अब हम आते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन हम कैसे डील करेंगे, वन बाय वन करके उसको देख लें। हिमांशी फ्रॉम पाथफाइंडर व्हाट, हाँ यस फ्रॉम पाथफाइंडर आई कैन लास्ट ईयर का ही बता सकता हूं। जस्ट यू कैन चेक रोटेशन मोशन MCQ 11th, ये रोटेशन मोशन का MCQ 11th क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। एंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आई थिंक द क्वेश्चन वाज बिल्ट अप योर अंडरस्टैंडिंग 8th क्वेश्चन। उससे पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जैसा कि और लिटरेचर में नहीं है। आज हम बात करने वाले थे वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन अगेन इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन मेंशन किया जाएगा, और एक्सेलरेशन मेंशन करने के केवल 3 ही तरीके हो सकते हैं। आइदर इट विल मेंशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, और इट विल मेंशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इट विल बी मेंशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। इन तीनों सिचुएशन में हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, मैथमेटिक्स को आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा, अगर वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है तो जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हमको मेथड सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दैट वे वी बिकम क्विक, तुरंत हमारे सामने आ जाएगा। तो वो एल्गोरिथम क्या होगा उसकी बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जहां तक पहली बात है एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू ऑल नो, बट स्टिल एक बार यहां डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, एक्सेलरेशन इज function of time. So what is given here, a is equal to f of t, कुछ फंक्शन दिया हुआ है, एंड इसका स्टार्टिंग तरीका होगा केवल हम a को dv by dt लिख के स्टार्ट करेंगे। So what use, a is equal to dv by dt, ऐसा यूज किया तो क्या मिला हमारे पास, dv by dt is equal to f of t, so dv will be equal to f of t dt, वेरिएबल सेपरेशन। अब देखिए दोनों साइड एक एक टाइप के वेरिएबल हो गए, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट विल डू हियर, दिस dv, so integral f of t dt. Now what we get, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। नाउ वी गेट velocity as function of time. मान लें let's say v is equal to g of t, हमें कोई और फंक्शन मिल गया, है ना। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर अगर ये डीवी अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, हाँ। तो फिर सर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो एक ही फंक्शन कैसे हो सकता है सर? वेरिएबल एक्सेलरेशन में तो अलग अलग बदलता रहेगा। जब एक पॉइंट पे जस्ट वेट थोड़ा सा साउंड कम कर दो बेटा। फंक्शन ऑफ टाइम देने का मतलब ही हुआ कि वेरिएबल है। हिमांशी, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तभी तो वेरिएबल हुआ ये। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेरिएबल कैसे हुआ? बात समझे? यस सर। नाउ सो हियर, अब इसके बाद हमें वेलोसिटी मिला एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगेन वी यूज व्हाट, यूज v is equal to dx by dt. So what we get again? So dx by dt is equal to g of t, जो ये नया फंक्शन मिल गया था हमें। फिर आप वेरिएबल सेपरेशन कर दें, dt को उस तरफ ले जाएं। So what we get here?
dx is equal to g of t dt। अब देखिए इस इक्वेशन को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि एक तरफ x है और एक तरफ सारे t के वेरिएबल्स हैं, और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे व्हाट यू गेट, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो मैं इसको सीधे इंटीग्रेट कर दूं, सो व्हाट वी गेट हियर, नाउ वी गेट पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, हर इंस्टेंट पे ए निकाल सकते हैं जो दिया था, इससे आप हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे हर इंस्टेंट पे पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। इट मींस एंटायर मोशन इज एक्सप्लोर्ड। सो दिस इज सिंपलेस्ट। इसको हम कई बार बोलते हैं कि अगर एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी मिल जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट कर दो क्या मिल जाएगा, पोजीशन। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो या कांस्टेंट हो। गॉट द आइडिया? नाउ जस्ट टेक्स वेरी सिंपल सिचुएशन। आई एम टेकिंग हियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, से हियर acceleration of a particle moving on the x-axis। yes सर अभी आपने इसमें लिया ना कि आपने v को फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया सर, तो वो मतलब आप इतने श्योर कैसे हो कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा ही इस इक्वेशन में? yes now you see, आप ये मिल रहा है, आप देखो यहां से इधर इंडिकेट करोगे तो v आएगा, और यहां कोई ना कोई फंक्शन टाइम का ही तो आएगा। या तो टाइम का फंक्शन नहीं हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाए, टाइम नहीं होगा, बट अगर कोई वेरिएबल होगा तो टाइम ही होगा। सी हियर, ओके सर, समझ। ft dt को इंडिकेट करोगे तो हो सकता है t की पावर 0 आ जाए, है ना, हो सकता है कांस्टेंट आ जाए। yes. लेकिन या तो कांस्टेंट आएगा या फिर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए वही बात, ये एल्गोरिथम है। एक्चुअली एल्गोरिथम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखिए जो एल्गोरिथम लिखा वही एल्गोरिथम हम सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल था। वी आर कमिंग ऑन, जब एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, तो हमको बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। सो जस्ट लेट अस सी हियर, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस is given by a is equal to 3 minus 2t meter per second square। so you know t time hai, and other information is given at the instant t equal to 0 and t equal to 6, at the instant t equal to 0 and t equal to 6, it passes through the same position. It passes the same position. This information is given, and what did you find? Find its initial velocity and velocity at t equal to 2. Find part A, initial velocity. Initial velocity means at t equal to 0. And second, find velocity at t equal to 2 seconds. Now the question is clear to you all? Yes sir. अब देखिए एक बात होती है, when we integrate, अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, है ना, और डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। दोनों ही केसेस में जब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो केवल फंक्शन से नहीं मालूम पड़ेगा, हमें कोई ना कोई वैल्यू भी चाहिए होगी कि इतने पर ये इतना है। सो हियर दिस इज गिवन एट द इंस्टेंट t equal to 0 and t equal to 6, it is passing through the same position। ये आइडिया हमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा।
So let us see here how we proceed. Now हमें एक सीधे मिल गया a क्या है, t का फंक्शन, तो हम सीधे लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू 3 माइनस 2t। वैसे अगर मैंने ये नहीं बताया होता ना तो भी आप यही करते, क्योंकि ये सबसे ऑब्वियस केस है, इसमें आप ये लिख लेंगे। लेकिन जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा और पोजीशन का फंक्शन होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन कुछ बदलते हैं, वहां ध्यान देने वाली बात है। अब हम अगला स्टेप क्या होगा, हम वेरिएबल और सेपरेशन यूज कर लें। क्या dv को एक तरफ रहने दें और dt को इधर ले जाएं, सो व्हाट वी हैव 3 dt माइनस 2t dt। यहां तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली स्टेप क्या है, हम हर टर्म को इंटीग्रेट कर दें। ये बात समझ पा रहे हैं? यस, यहां आंसर भी आ गया, 3 एंड माइनस 15 इज रॉन्ग। हाँ गुंजन, वेट बेटा, गुंजन लिसन, मैं आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो मैं बोलूंगा, इज इट? अभी हो सकता है अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं आप लोगों को दूं करने को, बट लिसन इट, चीजों को सुनिए, उसमें बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जिन पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इंपॉर्टेंट बात है आप सब कुछ जान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कई सारी बातें मुझे सिखानी है जो बता रहा हूं, और खास कर ये at t equal to 0 and 6 it passes same position. Yes, now answer is correct, पीयूष पांडे। अब देखिए जो आप लोगों ने किया वही मैं करने जा रहा हूं। जैसे अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे दिस, so what we get here, v is equal to 3t minus t square plus a constant c. Any doubt? अब देखिए मुझे यहां पोजीशन तक आना है, पासेस सेम पोजीशन, तो एक बार और इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं इस कांस्टेंट को ले लूं c1, क्योंकि एक बार फिर इंटीग्रेट करूंगा तो एक कांस्टेंट c1 आएगा, है ना। अब c1 की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? क्या दिया हुआ है कि ये t is equal to 0 और 6 पर सेम पोजीशन से पास होता है, सो वी कैन नॉट डिसाइड c1। नाउ फर्दर व्हाट वी टेक, इसको हम ले लेंगे व्हाट नाउ v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब देखो ये v टाइम का फंक्शन मिल गया, c1 एक कांस्टेंट है, मैं नहीं मालूम, लेट अस सी, is 3t minus t square plus c1. So what now I can write here, dx is equal to 3t dt minus t square dt plus c1 dt. Are you following it? अब देखिए नाउ, अब अगला इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दें, इट मींस ऑल स्टेप्स वी आर इंटीग्रेटिंग हियर, दिस एंड दिस, सो दिस विल बिकम x, ये समझ में आई, ये x हो जाएगा, एंड ये क्या होगा 3t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 t स्क्वायर, एनी डाउट? And what it will be? No, sir. Minus t cube by 3. Minus t cube by 3. And this will become c1 into t. Plus c1 into t and another constant c2. Till so far, अभी तक कहीं किसी स्टेप में कोई डाउट? No doubt. अब ये जो, हाँ कांस्टेंट है ना, तो सर इसको बाहर लेना चाहिए इंटीग्रेशन के। किसको? सर c1 को। हाँ तो c1 को बाहर लें, मत लें, जब इंटीग्रेट करोगे तो वो c1 बाहर लेंगे तो इंटीग्रेट तो भी तो वही होगा, मैंने तो सीधे इंटीग्रेशन लिख दिया, Yes, sir. है ना, वो इतना इंटीग्रेशन आप कर लेंगे ना। जैसे अब हमें क्या करना है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 6 पर x की वैल्यू सेम है, so what we can say here, x naught is equal to x6, इसको रखते ही आपको क्या मिलेगा, इसको रखते ही आपको c2 मिलेगा। Yes, sir. V0 मिल जाएगा। नहीं, v0 कैसे मिल सकता है? अब x naught is equal to x6 रखोगे तो x naught मींस 0 0 0 c2,
इस अब t 0 रखा तो आपने क्या मिला, ये पूरी टर्म केवल C2 बचा, और t इक्वल टू 6 रखा तो क्या बचा, 3/2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 6 क्यूब बाई 3 प्लस C1 इंटू 6 प्लस C2। यू गेटिंग? जैसे आपने इस इक्वेशन को देखा, C2 कैंसिल हो गया, C1 की वैल्यू मिलेगी। इट इज नॉट V0, इट इज C1। लिसन वन थिंग, आप लोग कई लोग आंसर निकाल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। मैं आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना, आप लोगों को कोई चैलेंज नहीं दूंगा। आप उन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में कुछ बातें हैं उनको समझिए, उन बातों, और वही बातें खासकर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर। ये बातें अभी नहीं, एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के बाद आप चीजों को समझ पाएंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब जस्ट सी, ये अपने पास आ गया, ये एल्गोरिथम में मैं इरेज कर दूं? यस सर। तो Yes, sir. मैं ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी। देखिए यहां से जो अगला स्टेप होगा, C2 तो इधर भी है उधर भी कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी गेट हियर 0। सो वी गेट हियर 0 is equal to 3/2 6 square minus 6 cube by 3 plus C1 into 6। अब इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। So what I get here? 0 is equal to 3 into 6 by 2 minus 6 square by 3 plus C1. So from where you get C1? So what is the value of C1? C1 कितना आ रहा है? सर 3। 3। तो C1 is equal to 3। अब ये C1 हमारे पास यहां था, मैं इस इक्वेशन में C1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 1, यूज C1 इन इक्वेशन 1। सो व्हाट यू गेट हियर, V is equal to 3t minus t square plus 3। एक्चुअली अब देखो क्या था, अब मैं आप लोग कहीं की आवाज सुन रहा था कि V0 मिल गया, V0 नहीं मिला, हमें C1 मिला था। ये तो इस इक्वेशन में देखने के बाद मालूम पड़ेगा ना कि t इक्वल टू 0 पे जो C1 था वो V0 ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर, समझ गए। यस समझ? सर। तो अब देखिए क्या ये छोटी बड़ी माइनर बातें हैं, मुझे आज ये सिखानी है। सर बट कभी ऐसे केस में हो सकता है क्या कि Yes. C1 V0 ना हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सर बात क्या है कि कभी ऐसे केस से डील ही नहीं किए हैं, तो जब सॉल्व कर रहे तो डायरेक्ट V0 और अच्छा, X0 लिख दिया। मैं वही तो कह रहा हूं बेटा कि लिसन, बात क्या है, मैंने शायद बहुत पहले भी कहा था कि अगर हम अपना जो प्रैक्टिस बैंक देखेंगे, प्रैक्टिस बैंक क्या, SCV, आयरडो, यही है ना, और सारे Yes, sir. कोचिंग के मॉड्यूल मिला लो आप, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कोचिंग्स हैं, उन सब कोचिंग के मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस के टाइप फिक्स हैं। कई बार तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच करे मिलेंगे, ये हमारी मजबूरी है। रीजन Yes, sir. दैट लिसन, अच्छा एक बताओ, आप सोच सकते हैं नहीं सर मोशन तो बहुत अच्छी जगह पे आए, यहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेटा आप लोगों का स्टार बैच क्यों बनाया गया? क्यों? उस जो मॉड्यूल है ना उससे ऊपर उठना है हमको, वो एवरेज रिजल्ट के लिए है, बच्चे सेलेक्ट हो जाएं बस। क्योंकि कई तरह के तो बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो आते हैं हमारा आईटी में सिलेक्शन हो जाए, उनको रैंक से कोई मतलब नहीं होता, आपको तो रैंक से मतलब है। तो वहां पे Yes, कोई sir. क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये हमेशा C1 V0 ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, वेरिएबल एक्सेलेरेशन के क्वेश्चन ही बहुत कम होंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यस सर। अब हम तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन एज ए आर्टिकल डील कर रहे हैं, इट मींस हम बहुत गहराई तक जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, यहां से C1 हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, ये तो कांस्टेंट ही होगा ना। कैन यू से इट इज इनिशियल वेलोसिटी? नो सर। गारंटी तो नहीं कह सकते ना, कोई और फंक्शन आ सकता था। यस सर, जब तक सर t इज इक्वल टू 0 डालने पे सिर्फ C1 यस, ना बचे तब अब तक नहीं आपकी कह कम से कम आप लोगों की एक बात तो करेक्ट हुई, ये मेरा सकते। अचीवमेंट यस है। सर। ऐसी छोटी छोटी बातें सिखा देना मेरा अचीवमेंट है, बड़ी बातें आप लोग करने लग जाओ। आई गॉट इट। सो
अब यहां पे बाकी ये दो आंसर तो आप निकाल लोगे ना. नाउ व्हाट वी कैन Yes, गेट. sir. तो मैं आंसर निकाल Sir, लूं. V naught is equal to 3 or 3 and 5. V2 is equal to 5. यस. सो तो आप ये समझ गए कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा जीरो वाली वैल्यू नहीं होती है, पता नहीं क्या होगा, हम उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही ट्रीट करेंगे. लिसन, एक बात मान लें कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं लूंगा, बट अभी जैसे मेरा पर्पस क्या है, आपको फिजिक्स की इंटीग्रेशन समझाना. वी आर नॉट सो एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स. भैया जो आपके मैथ्स के सर होंगे उतना तो मैं मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं होगा ना. तो अभी मैं तुरंत सोच के वैसा फंक्शन नहीं बना पाऊंगा, नहीं तो तुरंत सोच के बनाता. हो सकता है कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं वैसा कोई केस लेके आऊं, या हो सकता है आज ही मिल जाए, है ना. जस्ट वेट. तो अब ये एक्सेलेरेशन जो होगा टाइम का फंक्शन, ये अप्रोच सबसे सिंपल है, इसमें मैं अगला एग्जांपल नहीं लेना चाहता. जरूरत है क्या? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड. No, sir. वंस यू इंटीग्रेट यू विल फाइंड वेलोसिटी, नेक्स्ट यू इंटीग्रेट यू विल फाइंड पोजीशन. और इसमें ध्यान रहे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना है. वो V0 होगा या V2 होगा या V1 होगा, वो बाद में डिसाइड होगा. हाँ, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में वो V0 ही होगा t = 0 पे, बट कभी कभी नहीं भी हो सकता. हो सकता है जिस क्वेश्चन में नहीं हो रहा हो वही आपको आईटी एग्जाम मिले, आपको तो काम खराब हो गया ना. सो नाउ कमिंग नेक्स्ट एल्गोरिथम, acceleration as function of position. Acceleration as function of position. So I write here a is equal to f of x. अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये a को v dv by dx लिखे बिना और कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता. यहां पे आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. यूज a is equal to v dv by dx. ये मजबूरी है ना. अब v dv by dx लिखा, सो व्हाट आई गेट, v dv by dx is equal to f of x. अब dx को इधर ले गए तो वेरिएबल सेपरेशन वाली स्टेप आ गई. सो व्हाट आई गेट हियर, v dv is equal to f of x dx. You got? अब दोनों तरफ वेरिएबल एक टाइप के हो गए, we can integrate. So if you integrate v dv is equal to integral f of x dx. अब ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो तो जब कोई फंक्शन होगा तब देखेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन देगा. क्या देगा? सो नाउ वी गेट v एज फंक्शन ऑफ x, और उसको हम बोलेंगे से, मान लें v इज इक्वल टू g ऑफ x. जो फंक्शन आया उसको मैंने g ऑफ x से डिनोट कर दिया. सर पर इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो सर उधर 2 भी जाएगा, उधर 2 ले जाके स्क्वायर रूट ले लेना. यस सर, और उसको नया फंक्शन डिफाइन कर अच्छा बेटा, आप लोगों ने फंक्शन में ये भी सुना होगा ना, एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म. डू यू नो? यस सर. पैरामीट्रिक फॉर्म. तो हो सकता है एक्सप्लिसिट फॉर्म फंक्शन मिले. आप क्यों सोचते हैं एक तरफ v ही मिलेगा? यस सर. देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज. इम्प्लिसिट फॉर्म भी मिल सकता है ना, जरूरी थोड़ी एक्सप्लिसिट फॉर्म ही मिले. सो सी हियर, अभी देखो क्लियर होगा, मैं एग्जांपल लूंगा तो वहां चीजें क्लियर होंगी. सो व्हाट राइट हियर, v इज इक्वल टू g ऑफ x. अब मुझे टाइम पता करना है तो v को dx by dt रख देंगे. So what use v is equal to dx by dt. So what we get here, dx by dt is equal to g of x. अब देखिए वेरिएबल सेपरेशन के लिए dt को आप राइट हैंड साइड ले जाइए और gx को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए. सो नाउ व्हाट वी गेट हियर, dx अपॉन g of x is equal to dt. समझ में आ रहा है? अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट वी गेट हियर, दिस dx upon g of x is equal to integral dt. तो अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो, आप लोग
हो सकता है t इक्वल टू समथिंग आए तो आप बोलोगे t एज फंक्शन ऑफ पोजीशन मिलेगा, है ना, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे विल गेट x एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमेशा अननोन जो होगा, टाइम तो अपने आप चला, वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम, टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में पोजीशन है। तो किसी मोशन के एक्सपेरिमेंट में जो भी फंक्शन होगा वी कॉल x एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो नाउ वी गेट पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए ये एक केस था, जैसे लिसन वन थिंग, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। आपको शायद किसी जगह कहीं भी सर्च करें तो एक एग्जांपल मिल जाए, या किसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिल जाए, शायद वो भी हर बुक में नहीं मिलेगा। बात समझ रहे ना? तो हम उस क्वेश्चन में अचानक हमारे दिमाग में विचार आया, हमने कर लिया, फिर भूल गए। अब हमने क्या किया, ये एल्गोरिथम, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये प्रोसीजर होगा, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, वैसे हम कई लेंगे तो आपको मालूम पड़ गया ना ऐसे केस में क्या करेंगे। सो नाउ लेट अस टेक ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन, और यू कैन से acceleration of a particle moving on x-axis is given by a is equal to 6 x raised to power 1 by 3, or a is equal to 6 into x raised to power 1 by 3. And what is given further? It was observed at position x is equal to 27 meter, moving with velocity 27 meter per second. It was observed at an instant at x is equal to 27 meter, moving with velocity 27 meter per second. And this is a very special question. हो सकता है आपने जो v नॉट वाला जो कांस्टेंट वाला डाउट था ना, वो यहां क्लियर हो जाए। Calculate its velocity and acceleration at t equal to 4, or find velocity and acceleration at t is equal to 4 seconds. अब देखिए, what I request all of you, आप अपना अलग से, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कई लोगों ने सॉल्व करके दिया, तो एक वी नॉट वाली बात, एक मिसकंसेप्शन वाली बात पकड़ में आई। आप अभी मेरे साथ साथ सॉल्व करें, है ना। मैं अब आगे मैं लिखता जाऊंगा, आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएं। तो हो सकता है बहुत सारी बात, कुछ एक दो बात बड़ी स्पेशल, मतलब स्पेशल मैं ये कहता हूं कि यूजुअली जो होता है ना, कुछ अलग भी होता है, तो एक्चुअल कंसेप्ट सीखें। नाउ हाउ, अब देखिए हमारे पास मालूम है, ज्यादा नहीं सोचेंगे कि एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है तो हमें v dv by dx पहली स्टेप में लिखना ही है, नहीं तो इस क्वेश्चन में बैठ के हम सोचेंगे करना क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हेलो? Yes, sir. तो आपके पास तो पहला स्टेप मालूम है, दूसरा स्टेप मालूम है, ऐसा करते चले जाएंगे। सो व्हाट राइट हियर, v dv by dx is equal to 6 into x raised to power 1 by 3. तो नेक्स्ट स्टेप dx को उधर ले जाएं। सो व्हाट आई गेट नाउ, v dv is equal to 6x raised to power 1 by 3 dx. अब हम इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड्स की जो टर्म्स हैं। सो व्हाट यू गेट हियर, v dv is equal to 6x 1 by 3 dx.
Here what we get? V square by 2. And here what we get? Just see. V square by 2 is equal to 6. X is power 1 by 3 plus 1 by 3. What we get? 4 by 3. And again 4 by 3. Plus a constant C1. क्योंकि हो सकता है आगे एक बार और इंडिकेट करना पड़े, तो हमने कांस्टेंट C1 ऐड कर दिया. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट, है ना. अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 को उधर ले जाएं, 2 को उधर ले जाएं तो ये अब देखिए हाउ आई कैन कैंसिल इट 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स. तो ये 2 कैंसिल एंड 3 विल बिकम 9. सो व्हाट आई गेट हियर, अब देखिए मैं बड़ा स्पेशल चीज लिख रहा हूं यहां पे. V square is equal to 9x raised to power 4 by 3 plus C1. मैंने C1 ही लिख रहा हूं. Is there any problem? No, sir. No, sir. Actually देखो ये यहां कैलकुलेशन समझ में आया. सर 2C1 होगा ना? 2C1 होगा, है ना. लेकिन 2C1 भी तो कांस्टेंट ही होगा. यस सर, पिछले वाले को अगर भूल जाया जाए यस directly, तो फिर पिछले यहाँ वाले पे को मैं नया अब C बना सीरियस कर देता हूं, इसको C1 कर देता हूं. यस सर, अब ठीक है. है ना. तो अब आप समझे, तो अगर कोई कांस्टेंट किसी कैलकुलेशन में मल्टीप्लायर तो कांस्टेंट ही मानिए. 2C1 कैरी करने की जरूरत नहीं है. यू गॉट द आइडिया? सर बस क्या करना होगा कि हमें सेकंड वाली इक्वेशन की यूज करना है, फर्स्ट वाला यस. इसमें. आइडिया मिला ना क्लियर? अब देखिए Yes, यहां आते हैं. C1 क्या V0 होगा? अभी नहीं पता. हाँ, अब मालूम पड़ा ना आपको. C1 V0 नहीं होगा. x बराबर 0 की वेलोसिटी होगी क्या? हो सकता है वो, बट t बराबर 0 की तो नहीं होगी ना. नाउ लेट अस सी, हमें क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 27 पर V27 है. सो वी यूज दिस. व्हाट? व्हेन x इज इक्वल टू 27, v इज इक्वल टू 27 और v प्लस का x प्लस का है, तो अब इसको रखते हैं. सो व्हाट वी गेट? यहां से C1 की वैल्यू मिलेगी. जस्ट ट्राई टू फाइंड वैल्यू. 0. सो इसको रखने के बाद व्हाट वी गेट? C1 इज इक्वल टू 0. अब देखो एक गलती और भी होती है. कई बार हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भी भूल जाते हैं ना. कभी भूलते हैं नहीं भूलते? Yes, sir. यस सर, भूलते अब हैं. मान लो इस क्वेश्चन में आप भूल जाते कांस्टेंट इंटीग्रेशन, तो भी तो आपका आंसर मैच करता. मैच करता नहीं? Yes. अब देखो. यस सर, करता. हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं बेटा, आंसर मिल जाए उससे इतना खुश मत हो. आप देखिए पाथफाइंडर में अगर आप नोट करेंगे तो मैंने हर क्वेश्चन के साथ एक एक्सप्रेशन और फाइंड किया है. न्यूमेरिकल वैल्यू कई बार मैच कर जाती है, बट एक्सप्रेशन मैच करना और न्यूमेरिकल वैल्यू मैच करना, मेथड सही होगा तभी होगा. बात समझ रहे ना? सो नाउ व्हाट वी sir. गेट, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट ले लें. सो नाउ व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू 3x इज पावर 2 by 3. आई विल यूज ओनली पॉजिटिव साइन. क्यों? कंडीशन ये है, x 27 पे वेलोसिटी 27 था, है ना? यू गॉट इट? एनी डाउट? Yes, sir. अब हमें मालूम है अगला स्टेप क्या करना है. अरे यही तो करना है, v को dx by dt. मतलब सोचना नहीं है क्या करना है. ये एल्गोरिथम फिक्स करने का यही फायदा है. वी हैव मेड, हमने मेथड बना लिया अपना. सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नाउ यूज v इक्वल टू dx by dt. सो dx by dt इज इक्वल टू 3x इज पावर 2 by 3. अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dx, ये x इज पावर 2 by 3 को इधर ले आए और dt को उधर ले जाए. So we have x is power minus 2 by 3 dx is equal to 3 dt. सर Is वो it? dx by dt क्यों कर रहे हैं? क्या बेटा? सर dx by dt क्यों कर रहे हैं? सर डायरेक्टली तो बस x में वैल्यू पुट करने से आ ही जाएगा. हाँ, लेकिन पूछा क्या है? Find velocity and acceleration at t equal to 4. कैसे निकालोगे? वो सर गलती से x equal सर to नहीं 4 आएगा. नहीं आएगा, करना पड़ेगा ना. यस सर. हाँ, अब देखिए क्या हुआ, हमने एल्गोरिथम पूरा एक बार सीख लिया तो हमें
केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्या मेथड सोचने की जरूरत नहीं है. दैट इज एडवांटेज ऑफ फिक्सिंग एल्गोरिथम्स. नाउ अब ये जो इंटीग्रेट करेंगे, जस्ट आई विल पुट हियर इंटीग्रेशन साइन दिस. सो x पर -2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x is पर -2/3 plus 1 means x is पर 1/3 upon 1 Sir, x की पावर 1/3 upon 1/3. So it will be into 3. 3x raised to power 1/3. यही होगा ना लेफ्ट हैंड साइड. Yes sir. राइट हैंड साइड और सर साथ में into में 3 भी है. 3t Into plus 1/3. c2 डैश. मैं c2 डैश बोल दूं, ठीक है. अब पूरी इक्वेशन को Yes, 3 से sir. डिवाइड कर दें और c2 डैश को मैं c2 लिख दूंगा. So now what you get here? X raised to power 1/3 is equal to t plus c2. Any doubt? No, sir. अब c2 की वैल्यू फाइंड करनी है. c2 की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? सर शायद नहीं. शायद वाली बात नहीं होती बेटा. कंफर्म यस और नो. बिकॉज हम सर यहाँ से जो ये वेलो x is equal to 27 पे वेलोसिटी 27 दे रखी है ना. हाँ. सर तो इससे टाइम निकाल लेंगे. कैसे सर, वो निकाल, t is equal अरे to- कैसे निकालोगे टाइम? सर डिवाइड करके. सर, Velocity constant v- है क्या? c2 के टर्म्स में निकाल लेंगे. बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? डिवाइड करके निकाल लोगे. ये सब वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही आएगा, v t पावर 1 है ना. अरे बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? मतलब ऐसा आ सकता है. ना. सर अगेन वो क्या बोल रही Just थी मैं see- बताता हूँ सर. मैं वो समझ गया. वन मोर थिंग, आपने टाइम कब मेजर करना वो तो बताया नहीं ना. हमने t equal to 0 कब लिया है? यस सर. सर जैसे- यहाँ से t is equal to 1 आके इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना. x तो 27 पुट कर देंगे और t 1 पुट कर देंगे. t क्या पुट कर देंगे? सर 1 क्योंकि ये सर यहाँ से 1 आ जाएगा. t अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो. t1 कैसे? नो सर वो नहीं होगा. देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू फाइंड t हियर. कोई ऐसा तरीका है ही नहीं t फाइंड कर सके. आई हैव गिवन क्वेश्चन अनसॉल्वेबल. मैंने आप क्वेश्चन दिया ही ऐसा है, डाटा दिए ही इनसफिशिएंट है कि अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता. यस सर. सर बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता है सर? मैंने ये क्वेश्चन दिया ही इस तरह से सोच समझ के कि अब आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता. वी हैव नो इंफॉर्मेशन टू फाइंड C2. Is it? So, सर बट अगर कांस्टेंट लिखना कोई भूल जाए तो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो एक्चुअली आईआईटी में आंसर क्या होगा? इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. वो तो आंसर निकाल के बैठेंगे नेगेटिव मार्क लेके. यस सर. आप समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा. एक ऑप्शन होगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, एक ऑप्शन होगा C2 को 0 अज्यूम करके जो आंसर आएगा. यस सर. बहुत बढ़िया स्कोर आएगा ना उन बच्चों का. यस सर. मैं इसीलिए कह रहा हूं चीजों को ध्यान से सुनो. व्हाट वी हैव नाउ, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. Is given to find C2. It means information are insufficient to solve this question. So what is the answer? Insufficient information. अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना. यही C2 अक्सर हम कांस्टेंट डायरेक्शन अक्सर लेना भूल जाते हैं. हम भूल गए C2 को 0 मान के जो आंसर आएंगे वो भी ऑप्शन में होंगे. क्यों? कांस्टेंट 0 लिखना हमें आदत है. मान लो भूल रहे हैं तो यहां भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा. यहां भी तो भूल गए फिर उसी तरीके से. और सर कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यू टू सर
मतलब जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि नहीं मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो C2 को 0 एज्यूम कर लेते हैं ना आंसर लाने के लिए। बेटा, आप मेरे साथ हो, आपकी जितने भी कंफ्यूजन होंगे मैं दूर करूंगा। मैं तो चाहता हूं आपकी तरफ से कंफ्यूजन आए। अब देखो क्या है, फ्रॉम जैसे ही थोड़ा सा ये ट्रेवलिंग और आप परमिट हो जाए ना, तो मैं आप लोगों के साथ काफी टाइम भी बिताऊंगा आगे। तो उस टाइम आपके जितने भी डाउट होंगे आमने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे ना। और ये भी प्लान कर रहा हूं कि हो सकता है संडे को या किसी ऐसे दिन हम एक ऐसा डाउट सेशन ही ले लें, आपके जितने भी डाउट हो बोले उनको हम डिस्कस करें, है ना। क्योंकि ये अब देखो क्या है, नाउ वी मेक, अब हम करते हैं, नाउ वी मेक, नाउ वी प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन। अब हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन ये कि जब x इज इक्वल 27 था तब t इज इक्वल टू 2 था। व्हाट? पार्टिकल passes x is equal to 27 meter at t is equal to 2 seconds। हिमांशी अब ध्यान दो, t is equal to 1 नहीं 2 ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है ये। Now solve. Now solve the question. अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास C2 निकालने का तरीका है क्या? x इज इक्वल 27 और t इज इक्वल, आएगा C2। हाँ, so what we get here, 27 raised to power 1 by 3 is equal to 2 plus C2, so C2 is equal to 1। C2 0 नहीं आया। अब देखिए x को 2 की जगह मैं कुछ और ले लेता तो C2 कुछ और आ जाता ना भाई। यहां मैं 2 की जगह 3 लेता तो C2 0 आ जाता भाई। t इक्वल टू, सपोज ये 2 सेकंड नहीं लिया होता, t इज इक्वल टू 3 सेकंड लिया होता, C2 क्या आता? 0। 0। 4 लिया होता तो -1। फिर -1। अब जरा सोचो कि मैंने जिस टाइम पार्टिकल x बराबर 2 से पास हो रहा है उसी टाइम एक्सपेरिमेंटर ने स्टॉप वॉच शुरू किया, t इक्वल टू 0 वहीं लिया। तो अगर इसको t इक्वल टू 0 ले लेता तो क्या आता? C2 3 आता। You got the idea? So, but in this case, what is C2 is 1. So now we get here x raised to power 1 by 3 is equal to t plus 1. So x is equal to t plus 1 cube. This equation we get. इसको निकालने के बाद हमें पूछा क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। एक्सेलरेशन तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ। आएगा और वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड। वो अब आप बिल्कुल सही है। जो आंसर आएंगे, अब जो आंसर होंगे, at t is equal to 4, velocity is 75 meter per second and acceleration is 30 meter per second square. So now you got this idea? यस सर। So अब देखिए मेरा इन क्वेश्चंस को लेने का पर्पस जानते दो है। एक तो हमारी एल्गोरिथम फिक्स हो जाए, जब ऐसे वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल केसेस आए तो मेरे स्टूडेंट सोचे नहीं करना क्या है, मालूम है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। दूसरा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब समझ जाए। अब एक और स्पेशल केस लेते हैं इसी में, है ना, और उसमें फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। चलो सर एक और डाउट था सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं सर, तब वहां पे C1 और C2 का वैल्यू नेसेसरी नहीं है कि वो V0 रहे या इस टाइप से रहे। यस। लेकिन सर अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम V0 टू V, तो सर उस समय तो हम लोग V0 लिख देंगे। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं ना तो 0 टू ले लेते हैं, इज इट? अब 0 पे वैल्यू नहीं मालूम, हो सकता है 0 पे बेटा इधर भी कुछ वैल्यू रही होती, इधर भी कुछ वैल्यू रही होती, उनका सब्सट्रैक्शन सी आ रहा है ना।
यस सर, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। यस, आई गॉट द ओके आइडिया। सर। अब देखिए, नाउ टेक अनदर सिंपल सिचुएशन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का फंक्शन इज सिंपल करता हूं। अब a इज इक्वल टू, यहां मैं ले लूं एक सिंपल सा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूं इसको और ये हटा दिया। पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू -4x is -4x, and what is given? At the instant t equal to 0, the particle passes the origin with a velocity 2 meter per second moving in the positive x direction. So, at t equal to 0, the particle passes. Position x is equal to origin, passes the origin, moving in the positive x direction. अब देखिए, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दिया t इक्वल टू 0 पे, बट वेलोसिटी का साइन दे दिया, है ना। ये भी किसी न किसी तरीके से उन कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो भी आएंगे उनको डिसाइड करने में हेल्प करेगी। एंड व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर, फाइंड v as function of time, and so say find position as function of time. Find position as function of time. Again listen, you all can solve. छोटी मोटी गलतियां करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन में भी जो मैथमेटिक्स आएगी ना, उस मैथमेटिक्स के एक बड़े गहरे इंटरप्रिटेशन हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं आपके साथ सॉल्व करना चाहूंगा, है ना। सो जस्ट अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो कुछ नहीं सोचना, पहले स्टेप v dv by dx लिखना है और आगे चलना है ना। सो v dv by dx is equal to -4x. Got the idea? Next step, v dv is equal to -4x dx. So v dv is equal to -4x dx. अब हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर दें, है ना। तो मैं अगला स्टेप इंटीग्रेशन, जस्ट सी व्हाट आई राइट हियर, इंटीग्रल v dv is equal to -4 dx. यहां तक कोई डाउट? अब अगली स्टेप मैं लिखता हूं, उसके बाद आपसे बात करना शुरू करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी v square by 2. So we get here v Excuse me, square sir. by 2. सर वहां पे -4x dx होगा ना इंटीग्रेशन? Yes, 4x dx. Yes. 4x dx. And here we get here -2x square plus a constant c1. यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, 2 को मुझे उधर ले जाना है, तो मैं c1 डैश लिख दूं यहां पे, और अगला क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस c1. लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 1. यहां तक कोई तकलीफ किसी को? नो सर। नो सर। अब आगे कैसे प्रोसीड करें? बट व्हाट इज गिवन, at t equal to 0, the particle passes the origin moving in positive x direction. फिर अगर देखें तो जो कंडीशन है, आप c1 नहीं फाइंड कर सकते या c1 फाइंड कर सकते हो। अब मुझे आंसर इसमें मत देना शायद,
सर C1 का रेंज तो निकल सकता है क्योंकि v स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो क्या C1 फाइंड कर सकते हो वैल्यू? अंकित का आंसर है कैन नॉट फाइंड। मिस आपका जो भी आंसर बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है और एक कर ऑप्शन सकते हैं। C1 को 0 मान के भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहां पे आप किसी भी तरीके से C1 फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज C1 फाइंड करने के लिए किसी न किसी x पर v की वैल्यू चाहिए। So that is here. We cannot find C1. क्यों? For this we need v at any x. v की वैल्यू चाहिए किसी x पर, साइन से काम नहीं चलेगा। आइडिया समझ में आ गया? जैसे यस सर। अब देखिए Yes, sir. मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्योंकि इतने क्वेश्चन विद डाटा थोड़ी नहीं याद रहेंगे। मेरे पास लिखा हुआ है और उसमें ये चीज था ही नहीं, वेलोसिटी लिखी हुई है, बट जानबूझ के मैंने वेलोसिटी नहीं दी, मूविंग पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि आपको बताने के लिए कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन आप कई बार जीरो भूल जाते हैं ना, मत भूलिए, डिसाइड करना है उसको। जीरो है तो डिसाइड करके जीरो आए। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में ऑप्शन होगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और जीरो मान के ऑप्शन जरूर दिया होगा, आप उसको टिक कराएंगे और नेगेटिव मार्क्स पूरा टाइम खर्च करके लेके आएंगे। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन को सोल्यूबल बनाते हैं क्या? नाउ मेक करेक्शन। क्या ये t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी को हम बोलते हैं +2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट? एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड। में जो हमने पहले केवल प्लस दिया था, मैग्नीट्यूड नहीं दिया था, अब मैग्नीट्यूड दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन फाइंड C1। अब C1 मिल जाएगा नहीं मिलेगा? यस सर मिल जाएगा। कितना? Yes, sir. C1 इज हाउ मच? 4। 4। अब इसको Sir, देखें। 4. So what we get here? Now we get C1 is equal to 4. अच्छा, अब समझ में आया ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन जीरो ले मत लेना कभी भी। कांस्टेंट इंटीग्रेशन की एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जहां कैलकुलेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर वहां बोलेंगे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है ना। अब 4 ले लिया तो मेरे पास v आ गया। v क्या हुआ? v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर। इज इट? अब ये v एज फंक्शन ऑफ पोजीशन है, लेकिन स्क्वायर रूट लेते हैं। व्हाट? तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? v इज इक्वल टू, ये 4 बाहर ले लें, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. लेकिन अभी तो हमें आगे करना है क्या? फाइंड पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब मैं प्लस साइन लेके चलूं या माइनस साइन लेके चलूं, दिक्कत यहां आ गई। क्या लेके चलूं? सर प्लस। y प्लस वाई नॉट माइनस? सर क्योंकि सर इट्स मेंशन अगर मैं माइनस लेके चलूं और आंसर आ जाए तो? सर तो आंसर गलत होगा। हाँ सही होगा। मैं पहले प्लस, यही तो सिखाना है मुझे आप लोगों को। एक्चुअली मतलब हम क्या है कि ऐसा कर लें, क्योंकि हमने अभी एक बहुत छोटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखा है, उसमें मैक्सिमम C0 ले लो तो भी आंसर आ जाता है। अब C का ही झगड़ा है। मैं दोनों से करूंगा, पहले प्लस से करता हूं फिर माइनस से करूंगा, है ना, क्योंकि प्लस के आप हैबिचुअल हैं। सो फर्स्ट लेट केस फर्स्ट, लेट
v is Sir, equal but to question I mentioned that x is equal to 0, particle positive direction में move कर रहा है, तो सर उससे तो v पॉजिटिव ही आएगा. ये अब जरा देखो, ये जो मोशन है ना, ये ऑस्किलेशन से पार्टिकल यूं ही चलेगा. तो x इक्वल 0 पे कभी इधर भी जाएगा, x इक्वल 0 पे t इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है, थोड़े टाइम पर लौट के आएगा तो उधर जाएगा. देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना, सी. Yes sir. अब एक्सेल t इक्वल 0 पे मान लो कोई वेलोसिटी थी उसकी मल 2 है ना, x इक्वल 0 पे आगे गया तो एक्सीलरेशन उस वेलोसिटी धीरे 0 करेगा और वापस लेके आएगा ना. तो थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी तो होगी x इक्वल 0 पे. Yes sir. Yes sir. अब समझ में आया? सर तो फिर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? अब मैं दोनों से लूंगा ना. एक्चुअली हमें सारे रास्ते एग्जाम आने में भी चाहिए. दोनों लेना पड़ेगा. ना, दोनों नहीं लेना पड़ेगा. ये दोनों लेने के बाद मालूम पड़ेगा कि दोनों लेना पड़ेगा या केवल एक ही लेना पड़ेगा. एक्चुअली बेटा Okay, यही sir. सब सीखनी है. वाई मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन पे? अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, हर जगह खत्म हो जाता है. Yes sir. अब आपको समझ में आया वाई हमें एक्चुअली होता क्या है. मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बिगिनिंग वर्क एनर्जी समझते हैं ना मैकेनिक्स में, यहां तक कोई जल्दी ना करे. एक एक आइडिया को बहुत गहराई से समझे. उसके बाद आप देखिए आप कोर्स बहुत तेजी से भागता है. क्यों? डाउट ही रहते. हमें जो इन चीजों को सीखना था ना, यहां तो छोड़ गए. एक काइनेमेटिक्स में सीखना था है ना, और यहां छोड़ दिया. आगे जाके यही चीजें दिक्कत करती हैं. हम आंसर निकालना सीखते हैं, जबकि मेरा अप्रोच ये, जितने भी मेथड हो हर मेथड से आंसर निकालना आना चाहिए. मेरे स्टूडेंट हर मेथड में इक्वली कंफर्टेबल हो, उनको साफ साफ दिखे. ऐसे चलूंगा तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आंसर आएगा, इस मेथड से चलूंगा ऐसे ऐसे करके ऐसे आंसर आएगा. थोड़ा सा तो अंतर है इनमें. वो कंपैरिजन दोनों से करके माइनस लेके प्लस लेके तब सीखेंगे. सो चलो पहला केस फर्स्ट मैंने ले लिया. लेट वी इक्वल दिस. तो v को t is equal to 0. क्या सर t is equal to 0 और x is equal to 0 पे ये v plus 2 आपने अज्यूम किया है ना? नहीं, ये मैंने कहा मेक करेक्शन. मैंने कहा ये क्वेश्चन में ये था, अब क्वेश्चन में चीज ऐड किया है मैंने, मेक करेक्शन. या ये कहते हैं नाउ इट इज गिवन, नाउ इट इज गिवन. ये हमें दिया गया है. एक्चुअली मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, v इक्वल टू +2. लेकिन वो c की इंपोर्टेंस समझाने के लिए मैंने वहां पॉजिटिव कर दिया था केवल. यस. ठीक है. अब v को मालूम है अगली स्टेप क्या, dx by dt लिखते हैं. So what you get here, dx by dt is equal to under root 2 1 minus x square. So now we separate dx upon 1 minus x square is equal to 2 dt. So now we have to integrate dx upon under root 1 minus x square is equal to 2 dt. क्या इंटीग्रेशन होगा? सर ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जाता है ना? बेटा फॉर्म कुछ भी हो, हमें तो करना है. यस सर, मैं पढ़ा हूँ बट याद नहीं आ रहा है. बेटा ये एक अब देखो इस चीज से मैं बाहर निकलना है. पढ़ा हूं याद नहीं आया है. आप ये मत बोलो आपने याद किया था याद नहीं आ रहा है. पढ़ने का मतलब दो होता है बेटा. पढ़ना मतलब उसको पढ़ के याद करना, एक होता अच्छे समझना. आपने समझा था याद किया था. सर वो मैथ्स में मैं देख रहा था तो उसमें आया था. अब तो फिजिक्स की जरूरत पड़ गई. यस सर. अब लिसन एक चीज, मैं आपसे बार बार कहा था, मैं कभी भी किसी फार्मूले को याद करने के लिए नहीं कहूंगा. आपको जितनी भी चीजें हैं सब डिराइव करना आना चाहिए. अब आपने इंटीग्रेशन में एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, यस सर. याद है? अब इसका हमारे पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, देन वी यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब ऐसे में जहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हो, वहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन आता है. जैसे
अब देखिए मेरे पास क्या थी, ये सिचुएशन है, ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लूं, है ना, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप पाइथागोरस थ्योरम से लिंक करो तो 1 इसका हाइपोटेन्यूज ही हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये 1 ले लिया। अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको x ले लूं, या दूसरी चॉइस क्या है, मैं इसको x ले लूं, 1 इसको x ले लूं, और इस एंगल को थीटा ले लूं। दो चॉइस है ना अपने पास। यस सर। अब दोनों चॉइस से लेते हैं। यहां अगर लेता हूं तो व्हाट आई गेट हियर, ये तो होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये देखूं यहां से, तो इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा ये होगा कॉस थीटा। वन इंटू कॉस थीटा, यही होगा ना। सी, अरे डायग्राम से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर। अब देखो इसके दो तरीके थे, और x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। डायग्राम से दिख रहा है? यस सर। और अब Yes, मैं sir. लिख दूंगा dx इज इक्वल टू होगा cos थीटा डी थीटा। आपको समझ में आई बात? देखो दिस इज Yes, वन। sir. आप देखिए ये एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन यूज करने का, एक तरीका और है। ऐसे में होता है आप 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 साइन थीटा ले लो, मीन्स ऐसा कभी आए व्हाट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लो। याद है? यस सर। वो चीज ज्यादा बढ़िया लग रही है या ये? सर सही ये है वाला। भाई। सर ये वाला। हाँ, मैं फिर सर ये बता रहा कभी हूं, भूल नहीं सकते हैं ये क्योंकि कभी ये भूल कभी नहीं भी निकल सकते। सकता है। यस, मैंने कहा था फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। जितनी फिजिक्स में मैथ्स यूज होगी वो, और जो फिजिक्स वो सारे मैं ऐसे करा दूंगा कि आपको दिक्कत, डिफिकल्ट डेरिवेशंस याद होंगे, फार्मूले याद नहीं कराता मैं कभी भी। अगर मैंने ये पोजीशन सिचुएशन ले ली होती तो क्या होता, ये जो डिनोमिनेटर था वो मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, साइन थीटा होता, और x इज इक्वल टू क्या होता, कॉस थीटा होता, और dx इज इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी लेके हम चल सकते हैं। इज इट? नॉर्मली वी प्रोसीड विद दिस वन। हम इसको लेते हैं और बाद में इसको लेंगे। मुझे पर्पस से देखो, ये मत सोचे कि एक क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं। जो मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस आते हैं ना, उनमें हम कई चीजें छोड़ जाते हैं कि इसका ये होता होगा, और वो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब जैसे यहां माइनस साइन लेते तो क्या होता, मैं कह रहा हूं उससे भी आंसर आएगा। यहां साइन ले लो, अरे कॉस भी तो ले सकते थे, ये भी तो ले सकते थे, इसको लेते तो क्या होता। वी सी ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब इसके लिए ये क्वेश्चन तो हमको ध्यान है, मैं ये इरेज कर दूं इधर से दिस। यस सर। मैं यस सर। यस सर। हमने ये करेक्शन ले लिया, क्या हियर करेक्शन कर दिया मैंने, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड प्लस, ये करेक्शन कर दिया जो मैंने करेक्शन किया था क्वेश्चन में। अब पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं यहां से, तो जो इंटीग्रेशन था ये क्या हो जाएगा आपका dx। dx की जगह क्या लिखोगे आप, cos थीटा डी थीटा, आई राइट हियर LHS। ये चलो मैं यही करता हूं यहां। तो ये इंटीग्रेशन मुझे करना था, तो इसको मैं आई ले लूं, तो ये होगा आपका cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये cos थीटा।
तो ये आएगा इंटीग्रल डी थीटा और इंटीग्रल, समझ में आया? सो व्हाट वी गेट हियर, थीटा प्लस ए कांस्टेंट सी। एनी डाउट? इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया ना। यस सर। अब थीटा क्या लिखेंगे? थीटा इज व्हाट? साइन इनवर्स एक्स। Theta is? यस सर। So what you get here? This is sine inverse x plus a constant c. चलो मैंने ये शुरू किया होता तो यहां से मेरा इंटीग्रेशन क्या होता? dx क्या लिखता मैं? This माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना? और ये माइनस साइन थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर की जगह क्या लिखता? सी साइन थीटा। तो ये आता माइनस डी थीटा एंड व्हाट वी कुड हैव गेट माइनस थीटा प्लस सी एंड थीटा यहां क्या होता? कॉस इनवर्स एक्स। सो यहां क्या मिलता हमें? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आई गॉट इट? अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली बात थी आपको अच्छे समझ में आया? यस सर। कभी भूलोगे तो नहीं अपनी मेथड? नो सर, कभी नहीं। एक्चुअली लिसन व्हाई, ह्यूमन माइंड जो है ना डायग्रामेटिक मेमोरी को ज्यादा अच्छी तरह दिमाग में रखता है, इसलिए मैं उस सब्स्टिट्यूशन याद करने की मैंने कहा नहीं है डायग्रामेटिक मेमोरी। सो अब हम प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन मैं इरेज करता हूं अगेन। तो मैं ये पहला लेके चलता हूं, दिस वन ए और ये इसको बी। अगर ए लेके चलते तो हमारे पास क्या आता? सी। इधर होता साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, केस ए। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2t, है ना? अब देखिए इधर भी एक कांस्टेंट आता, ठीक? तो अब वो कांस्टेंट, सपोज मैं कहता नहीं यहां भी कोई कांस्टेंट था सी डैश, क्योंकि इसको अब ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट बन जाते हैं। यस सर। सो एंड वन मोर थिंग, वो जो कांस्टेंट होता ना उसकी डायमेंशन एंगल की ही होती। सी? यस सर, एंगुलर होती। एंगल की होती है ना। तो ये 2 भी यहां पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट क्या होगी? डायमेंशन, एंगल अपॉन टाइम। यस सर। तो मैं इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक एंगल लिखता हूं फाई। लिख सकते हैं? यस सर। सो व्हाट यू गेट हियर? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस, या इसको फाई वेरिएबल की फील्ड देते हैं, फाई नॉट लिखता हूं। सर हाँ सर आपने कहा कि 2 जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। Yes, तो पर वो नहीं तो हो आपने उसके बाद कहा ना कि जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया एंगल्स का, उससे पहले भी 2 तो था इक्वेशन में, तब तो एंगल का सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उसमें एंगल का वो डायमेंशन? हाँ, एक्चुअली कोई भी इक्वेशन करेक्ट तभी जब होती है डायमेंशनली करेक्ट हो। अब देखो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती ना, तो मैं क्या कहूंगा? दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, दिस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, सो 2 मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन टाइम, है ना? यस सर। लेकिन एक्चुअली साइन वर्स एंगल होता है ना, तो यूनिट तो एंगल अपॉन टाइम आएगी ना। यस सर। So Yes, 2 is called angular velocity, या उसको कुछ और नाम देंगे, it is some angle upon time. ओके यस सर। So यहां पे मैंने इन दोनों कांस्टेंट को मिला के, इसको और इसको मिला के एक फाई नॉट, फाई लिखते क्या वेरिएबल की फीलिंग आती है, लेकिन फाई नॉट लगाते कांस्टेंट की फीलिंग आती है। नाउ व्हाट आई कैन राइट हियर? दिस x is equal to sine of 2t plus phi naught. Got it?
बस मुझे फाई नॉट की वैल्यू चाहिए, किसकी? Yes, sir. फाई नॉट की वैल्यू. एंड हाउ वी कैन फाइंड नॉट? व्हाट इज गिवन? एट t इक्वल 0 पार्टिकल पासेस द ओरिजिन. एट t इक्वल 0 आ जाएगा सर. x इक्वल 0, t इक्वल 0 पे x 0 होना चाहिए, तो फाई नॉट क्या होना चाहिए? 0. 0. सर 2, सर वो होगा सर 2 पाई n. यस, 0 भी हो सकता है और पाई Yes, भी हो sir. सकता है. चूज कौन सा करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है. नाउ लेकिन अब देखिए t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 ही नहीं, v इज पॉजिटिव ऑल्सो. Yes, sir. तो अभी इसको डिफरेंशिएट करके v और लिखना है. व्हाट? v इज इक्वल टू 2 cos 2t प्लस फाई नॉट. इन दोनों के साथ फिर फाई नॉट डिसाइड होगा कि फाई नॉट, देखो यहां से अगर मैं फाई नॉट को पाई ले लूं, सपोज पाई लेता हूं, तो क्या आएगा? तो भी t इक्वल 0 पे x 0 आ जाएगा, नहीं आएगा? यस सर. तो पाई लें या मतलब इवन मल्टीपल लें, ऑड मल्टीपल लें. देखो मेरे पास यहां से पॉसिबिलिटी क्या आती है, इसको अगर देखूंगा मैं, क्या जस्ट सी हियर एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास फाई नॉट क्या आएगा? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सारे आएंगे. सारे आएंगे ना? Yes, sir. आपने 2n पाई बोला था, मैं तो n पाई बोल रहा हूं. Yes, sir. वो मैंने गलती से बोल दिया. हाँ, कई बार ये छोटी सी बात, एक्चुअली बेटा हम जिस रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वहां हमें इतनी गहराई तक सीखना है. समझ में आया? मीन्स Yes, sir. हम यूजुअल क्वेश्चन जो इधर उधर मिलते हैं उनमें परफेक्ट हो रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा. सब जो हमारे सामने है वो क्लियर होना चाहिए. तो आप इसमें 0 लें, पाई लें, 2 पाई, तो मेरे पास दो चॉइस आ गई, या तो 0, 2 पाई, 4 पाई वाला ऑप्शन लें, या पाई 3 पाई वाला ऑप्शन लें. तो अब उसके लिए सेकंड इंफॉर्मेशन, व्हाट? v इज इक्वल टू 2 cos 2t प्लस फाई नॉट. हमें मालूम है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी प्लस 2 है. t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है? प्लस 2. तो आप समझ जाओगे फाई नॉट क्या होना चाहिए? पाई नहीं हो सकता. समझ में आया? एट Yes. t equal to 0, v is plus 2, so phi must be either 0 or 2 pi or 4 pi etc. Odd multiple discard हो गए. यहीं पे अगर t equal to 0 पे वेलोसिटी -2 रही होती, तो कांस्टेंट क्या लेना पड़ता? पाई या कुछ और? अरे अगर वेलोसिटी -2 रही होती, Yes. तो क्या लेना पड़ता? पाई लेना पड़ता, Yes. है ना? Yes, sir. तो आज देखो टाइम अपना काफी हो रहा है, बस इसको मैं खत्म करता हूं. नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसको आगे ले चलेंगे, क्योंकि अभी माइनस लेके चलते हो बाकी था, है ना? एंड इसमें अभी ये लेके चलता तो क्या आता, उसमें हमें एक अच्छी मैथमेटिक्स सीखनी है, जो कि मैथमेटिक्स बहुत काम आने वाली है फिजिक्स में. सो नाउ वी गेट हियर phi is equal to this, so let phi equal to 0. अब 0 लें, 2 पाई लें, 4 पाई लें, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात आएगी. वैल्यू सबका सेम आएगा. So what you get, x is equal to sin 2t. You got it? अब देखिए आज अपनी बात यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं अगला ऑप्शन लूंगा तो टाइम थोड़ा काफी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि चीजों को हमें समझना है अच्छे से, एक एक एंट्री के सीखो. आज मैं आपको रात को भी आपका जो मॉड्यूल है उससे एक कुछ होमवर्क सजेस्ट कर दूंगा. ट्राई इट. एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा इधर से हम जो चेक में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे, कहां तक कर चुके थे? क्वेश्चन 3 3 तक. तो चेक में आप क्वेश्चन नंबर
परसों तक की बात है, तो 4, 5, 6, 7 कर लें, मीन्स होमवर्क चेक, बस समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 4 क्वेश्चन ठीक है या कम कर दूं? सही है सर। ठीक है सर। ठीक है। एंड लिसन, आपके मॉड्यूल के वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट कर लेना। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अब इस मैथमेटिक्स को जो हमने शुरू की है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। और एक जो बात आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फिजिक्स में आगे। ठीक है, उसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे। सो विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक्स, बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, थैंक्स। थैंक यू सर।